उस दिन स्कूल के बाद मेरी मुलाकात एक गॉड से हो गई। उस गॉड ने मुझसे पूछा 750 गैलो पॉइंट्स या 75 मिलियन येन, तुम क्या चूज करोगे? क्या ये भी कोई सवाल था? 75 मिलियन के सामने एक सेकंड के लिए भी सोचना 75 मिलियन की बेइज्जती करने के बराबर होगा। जेब में 75 मिलियन हो तो भला कौन गैलो पॉइंट्स लेगा? लेकिन आखिर में मैंने 750 पॉइंट ही चूज किया, क्योंकि गैलो एग्जाम से एक दिन पहले मुझे ऑनलाइन एक पोस्ट दिखी थी। उस पोस्ट का ओपी पूछ रहा था 75 मिलियन कैश या परफेक्ट गैलो स्कोर, तुम क्या चूज करोगे? मुझे लगा ये भी एक और बकवास सवाल है। मैं तुरंत कीबोर्ड लेकर उसकी क्लास लगाने बैठ गया। हर वक्त लोगों को ये चूज करो वो चूज करो बोलते रहते हो, अगर मैं चूज कर लूं तो क्या सच में दे दोगे? हैरानी की बात ये थी कि ओपी ने रिप्लाई कर दिया। उसने कहा पहले चूज करके तो देखो। ये देखकर मैं जोर से हंस पड़ा। क्या ये भी कोई चॉइस है? आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं है। 75 मिलियन में तो मैं 10,000 कॉलेज स्टूडेंट को अपने लिए काम पर रख सकता हूँ। हाँ, अगर परफेक्ट गैलो स्कोर गारंटीड हो तो बात अलग है। नेशनल टॉप स्कोरर बनना भी काफी कूल होगा। ओपी ने तुरंत फिर रिप्लाई किया, अगर तुम ये चूज करते हो तो तुम्हें डेफिनेटली परफेक्ट गैलो स्कोर मिलेगा, साथ ही तुम्हें ब्रांड न्यू परफेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी मिलेंगी, लेकिन तुम किसी को इस बारे में नहीं बता सकते, वरना ये पावर काम करना बंद कर देंगी। उसका अंदाज काफी मिस्टीरियस लग रहा था, इसलिए मैंने कैजुअल तरीके से रिप्लाई किया, अगर ये सच है तो मैं परफेक्ट गैलो स्कोर चूज करता हूँ। अगर मैं नेशनल गैलो टॉप स्कोरर बन गया तो मेरी पिछली 18 जनरेशन के पूर्वज भी बाहर आके फायरवर्क्स चला देंगे। ये भेजने के बाद मैं फोन साइड में रखा और सो गया। अगले दिन एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर ने क्वेश्चन पेपर्स बांट दिए। जैसे ही मैंने पेपर पर एक नजर डाली, मेरे पूरे शरीर में एक झटका सा दौड़ गया। सभी सवालों के आंसर मेरे दिमाग से पागलों की तरह निकलने लगे। ज्यादा सही कहूँ तो जिन क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व नहीं कर पाता था, अब उन्हें सिर्फ एक नजर देखते ही परफेक्ट आंसर मेरे दिमाग में आ जाता था। मैंने सांस रोक ली। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी हैंडराइटिंग, जो पहले कुत्ते की खरोच जैसी लगती थी, अब एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर की राइटिंग जैसी हो गई थी। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। ये जरूर प्रेजेंटेशन स्कोर के लिए होगा, वरना स्टैंडर्ड आंसर को वर्ड टू वर्ड कॉपी करने के बाद भी मेसी हैंडराइटिंग के नाम पर एक दो नंबर काट ही लिए जाते हैं। मैं तुरंत पूरी स्पीड से आंसर लिखने लगा। पेपर सबमिट करके एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद मैंने अपनी नई हैंडराइटिंग टेस्ट करने का फैसला किया। मैंने पेन और पेपर निकाला और लिखा, मैं बहुत हैंडसम हूँ। हैंडराइटिंग अब भी परफेक्ट थी। सच कहूं तो सिर्फ इस हैंडराइटिंग के दम पर ही मैं काफी फेमस कैलीग्राफर बन सकता था। ये खोज करके मैं खुशी से पागल हो गया। सिर्फ चाइनीज एग्जाम ने ही मुझे इतनी जबरदस्त स्किल दे दी थी। अब 75 मिलियन येन भी इसके सामने कुछ नहीं लग रहे थे। शाम को जब मैथ एग्जाम शुरू हुआ, तब भी मैं बिल्कुल गॉड की तरह परफॉर्म कर रहा था। हर क्वेश्चन के लिए मेरे दिमाग में तुरंत 100 ऑफ सोल्यूशन आ जाते थे, और उनमें से बहुत सारे सॉल्यूशन मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज से काफी आगे थे। कुछ मेथड्स तो धरती पे मौजूद ही नहीं थे। मैथ एग्जाम खत्म होते ही पूरा एग्जाम हॉल खराने लगा। हे भगवान, वो लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी चेक किया, ये तो कॉलेज लेवल एडवांस मैथ था। इस साल के एग्जाम सेटर्स पागल हो गए हैं क्या? लेकिन आने वाले सारे एग्जाम में भी मैं सबको क्रश करता रहा, और हर एग्जाम के साथ मेरे दिमाग में दुनिया बदल देने वाली नई स्किल्स आती गई। मैं हमेशा सबसे पहले एग्जाम हॉल से बाहर निकलता था। मेरे आसपास के स्टूडेंट पूरी तरह शॉक में थे। ये बंदा पक्का ब्लैंक पेपर देकर आया है। मैंने उन सब कमेंट्स को इग्नोर कर दिया और उनके पीछे सिर्फ एक मिस्टीरियस और अनफैथोमेबल सिलोट छोड़कर चला गया। तभी सीन शिफ्ट होता है। 2 दिन बाद हजारों टॉप टीचर्स कंप्यूटर के सामने बैठकर आंसर शीट चेक कर रहे थे। साउथ वेस्ट ग्रेडिंग टीम के हेड चेन्नो बार बार सबको समझा रहे थे, कोई भी गलत ग्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, एक गलत ग्रेड किसी बच्चे का पूरा फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। उनकी बात खत्म हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक टीचर अचानक से खड़ा हो गया। चेन्हो तुरंत गुस्सा हो गया। क्या कर रहे हो? पता नहीं यहाँ साइलेंस मेंटेन करना होता है। टीचर शाओकू शॉक में था। टीम लीडर चेन, जरा ये देखिए, मुझे लगता है ये परफेक्ट स्कोर ऐसे है। ये सुनते ही सब लोग शॉक हो गए। अभी तो चेकिंग शुरू हुई है और परफेक्ट स्कोर ऐसे मिल गया। चेन हो कंप्यूटर स्क्रीन के पास गया। बस एक नजर देखते ही उसका एक्सप्रेशन बदल गया। ये हैंडराइटिंग तो कमाल की है। कंटेंट चाहे बकवास भी होता, तब भी मैं इस हैंडराइटिंग के लिए 20 पॉइंट्स दे देता। लेकिन जब उसने कंटेंट पढ़ा, उसके पूरे शरीर में गूज़बम्स आ गए। इस स्टूडेंट ने सिर्फ 1,000 से थोड़े ज्यादा वर्ड में चाइना की राइज और फॉल, ग्लोरी और शेम को परफेक्टली डिस्क्राइब कर दिया था। वो अचानक चिल्लाया, रिपोर्ट करो, अभी रिपोर्ट करो। हो सकता है इस साल का पहला परफेक्ट स्कोर ऐसे हमारी टीम से निकले। कुछ दिन बाद मैथ पेपर की चेकिंग शुरू हुई। एक टीचर अचानक से चिल्ला पड़ा, सारे आंसर सही हैं, लेकिन मुझे इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा। बाकी टीचर के साथ भी वही सीन रिपीट हुआ। जब फाइनली गैलो रिजल्ट रिलीज हुआ, मुझे सच में परफेक्ट स्कोर मिला।
750 पॉइंट्स और पूरे देश में फर्स्ट रैंक। पूरा देश हिला दिया गया। मेरे क्लासमेट्स घुटनों पे गिर गए। गॉड जरूर अंधे हो गए हैं। ये बंदा जो कभी प्रॉपरली पढ़ाई नहीं करता था वही नेशनल टॉपर बन गया। लेकिन मेरे क्लासमेट से भी ज्यादा शॉक ग्रेडिंग रिव्यू पैनल के प्रोफेसर थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए। दुनिया में किसी ने कभी ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकाले थे। अचानक सारी टॉप यूनिवर्सिटीज के बिग शॉट्स ने फोन निकाल लिए। सब मुझे एडमिशन ऑफर भेजने की रेस में लग गए। तभी सीन शिफ्ट होता है। मेरे पेरेंट्स भी पूरी तरह शॉक में थे। डैड ने मॉम से कहा, न्यूज़ देखी? एक हाई स्कूल सीनियर लू चाउन ने परफेक्ट स्कोर लिया है। उसका नाम बिल्कुल हमारे बेटे जैसा है। ये सुनते ही मैं बेडरूम से लड़खड़ाते हुए बाहर आया। क्या ये पॉसिबल है कि लू चाउन मैं ही हूँ? जब मैंने अपना रिजल्ट चेक किया, स्क्रीन पर चमकता हुआ 750 स्कोर देखकर मेरे पेरेंट्स की आंखें खुल गईं। डैड काफी देर तक जम गए, फिर अचानक दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। मैं चेक करने जा रहा हूँ कि हमारी एंसेस्टर्स की ग्रेव फट तो नहीं गई। मैंने मुश्किल से उन्हें रोका। फिर मैंने कहा कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं एग्जाम सेटिंग टीम को प्रोवोक करना चाहता था ताकि वो क्वेश्चंस और डिफिकल्ट बना दे और फिर मैं अगले साल दोबारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दूंगा। दूसरे लोगों के लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए होता है, लेकिन मेरे लिए ये खुद को इम्प्रूव करने का तरीका था। हर बार एग्जाम देने पर मुझे उन क्वेश्चन से सारी जुड़ी साइंटिफिक नॉलेज मिल जाती थी। मैं टॉप मैथमेटिशियंस या साइकिस्ट बन सकता था। मुझे धुंधला सा याद था कि कुछ बेशरम कंट्रीज हमारे राइस को रोकने के लिए अलग अलग ब्लॉकेड्स लगाती रहती थी और उन ब्लॉक टेक्नोलॉजीज को एग्जाम पेपर्स में डाल दिया जाए तो क्या सारी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व नहीं हो जाएंगी। बेशक मैं किसी को ये सच नहीं बता सकता था। काफी समझने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरी प्लान मान ली। अगले दिन हमारे घर के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लग गई। साथ ही कई टॉप यूनिवर्सिटीज के लीडर्स भी आ गए। वो शुरू होने से पहले ही एक दूसरे से लड़ने लगे थे। सब मुझे अपने स्कूल में लेना चाहते थे। जब हम तीनों घर से बाहर निकले, दरवाजे की बाहर की भीड़ देखकर पूरी तरह स्टैंड रह गए। यूनिवर्सिटी लीडर्स मेरे पेरेंट्स को घेर कर खड़े हो गए। हर कोई बहुत अच्छे अच्छे ऑफर दे रहा था। किसी ने फुल ट्यूशन वेवर रेजिडेंसी सब्सिडी ऑफर की, किसी ने 30,000 मंथली अलाउंस ऑफर की। साउथ वेस्ट कॉलेज ने भी पीछे रहना नहीं चाहा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इंडिपेंडेंट लैब अप्रूव करेंगे और हर साल 3 लाख युआन रिसर्च फंडिंग देंगे, चाहे मैं उनके कॉलेज में ज्वाइन करूं या नहीं। ये फंडिंग हमेशा अवेलेबल रहेगी। ये सुनते ही बाकी यूनिवर्सिटीज टेंशन में आ गई। ये तो चीटिंग है। हम फंडिंग तब देते हैं जब स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में आए और तुम बिना कंडीशन के दे रहे हो। लेकिन मेरी अगली बात ने सब कुछ शॉक कर दिया। डियर टीचर्स, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं एक और साल सीनियर ईयर रिपीट करूंगा। सबके दिमाग ब्लैंक हो गए। रिपोर्टर्स तुरंत मेरी तरफ दौड़ पड़े। लिu चुआन परफेक्ट स्कोर टॉपर होके भी कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरी आंखें चमक उठी। मैं इसी सवाल का वेट कर रहा था क्योंकि इस साल के एग्जाम क्वेश्चंस बहुत इजी थे। मैंने अपनी आधी एबिलिटी भी यूज नहीं की और परफेक्ट स्कोर ले आया। इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होते ही पूरा देश हिल गया, खासकर अगले साल एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स। सब ने मुझे ऑनलाइन रोस्ट करना शुरू कर दिया। ये बंदा पागल हो गया है क्या? थोड़ा कम ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है क्या? एग्जाम सेटिंग टीम के एक्सपर्ट्स भी गुस्से से बाहर आ गए। कितना एरोगेंट है ये! क्या इससे लगता है हमारी कैपेबिलिटी बस इतनी ही है? इंटरव्यू के बाद मुझे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से 1.5 मिलियन युआन तक के बोनसेस मिले। न्यूज ब्रॉडकास्ट होने के बाद पब्लिक ओपिनियन फिर एक्सप्लोड हो गया। नेटिजन्स कहने लगे, अब समझ आया ये कॉलेज क्यों नहीं गया। इसकी ग्रेड के साथ ये अगले साल फिर एग्जाम देगा और फिर मिलियन कमा लेगा। लेकिन मैंने ऑनलाइन ट्रोल्स को इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरी स्कूल पहले येन विन के साथ डेट की। स्कूल में ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन उसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की वजह से कभी रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया। अब जब मैं नेशनल टॉपर बन गया था, हम ऑफिशियली डेटिंग करने लगे। एक पूरा साल पल भर में गुजर गया। तभी सीन शिफ्ट होता है। ये मेरा दूसरा साल था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दिन जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर पहुंचा, रिपोर्टर्स की भीड़ फिर से आ गई। लू चांद दूसरी बार एग्जाम दे रहा है, कितने पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं मुस्कुराया और सर हिला दिया। शायद मुश्किल से परफेक्ट स्कोर आ जाए। रिपोर्टर खुशी से पागल हो गए। उनके दिमाग में हेडलाइन तैयार हो चुकी थी, परफेक्ट स्कोर जीनियस क्लेम्स ही विल गेट अनदर परफेक्ट स्कोर। दूसरे रिपोर्टर ने तुरंत पूछा, पिछले साल आपने एग्जाम सेटिंग टीम को प्रोवोक किया था। एक्सपर्ट्स काफी गुस्सा हो गए थे। इस साल एग्जाम और डिफिकल्ट है, बहुत स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं। क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? मैं सीधा जवाब दिया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं सिर्फ क्वेश्चन सेटिंग टीम को टारगेट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मौजूद तुम सब ट्रैश हो। ये सुनते ही सारे रिपोर्टर्स अंदर ही अंदर गालियां देने लगे। रिपोर्टर्स अंदर ही अंदर गालियां दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं हद से ज्यादा एरोगेंट हो गया हूँ। तभी उनकी नजर मेरे पास खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। एक रिपोर्टर तुरंत बोल पड़ा, एक्सक्यूज मी क्लासमेट लू, आपके पास खड़ी ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है? मैंने कुछ भी छुपाया नहीं।
मैंने यिनविन का छोटा सा हाथ पकड़ा और खुलकर कह दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जैसे उम्मीद थी, रिपोर्टर्स के लिए टैबलॉइड न्यूज भी रियल न्यूज जितनी इंपॉर्टेंट है। सब ने तुरंत कैमरा निकाल लिए और फोटोज खींचने लगे। ऐसी ही एक फोटो किसी न्यूज की क्लिक रेट को कई गुना बढ़ा सकती थी। जल्द ही गैलो एग्जाम ऑफिशियली शुरू हो गया। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन पढ़ता, आंसर अपने आप मेरे दिमाग में आ जाता और मुझे गलती होने की बिल्कुल टेंशन नहीं थी। इस बार मैंने एक अलग कैलीग्राफी स्टाइल यूज किया, लेकिन वो इतना जबरदस्त था कि उसके नाम पर नया कैलीग्राफी स्कूल एस्टैब्लिश किया जा सकता था। दोनों इन्विजिलेटर्स बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैं बिना रुके लगातार लिखता जा रहा था। उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वो उठकर एग्जाम हॉल में पेट्रोल करने लगे। जब उनमें से एक ने मेरी आंसर शीट देखी तो वो वहीं जम गया, जैसे उस पर कोई जादू हो गया। एक 19 साल का लड़का इतनी कमाल की कैलीग्राफी कैसे लिख सकता है? क्या जीनियस वाकई ऐसे होते हैं? जब उसने मेरा ऐसे टॉपिक देखा, तब उसे समझ आया कि इस साल के क्वेश्चन सेटर्स ने क्या ट्रिक खेली है। क्वेश्चन था कि ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर को कंटिन्यू करते हुए कम से कम 600 वर्ड्स लिखे। वो इन्विजिलेटर खुद भी ड्रीम ऑफ रेड चेम्बर का फैन था। उससे पता था कि ये काम कितना मुश्किल है। बेशुमार लोगों ने इस मास्टरपीस को कंटिन्यू करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी ओरिजिनल की लेवल तक नहीं पहुंच पाया। सब में ओरिजिनल वाली रूह और चार्म की कमी थी। लेकिन जब उसने मुझे बिना सोचे लिखना शुरू करते देखा, उसके एक्सप्रेशंस बार बार बदलने लगे। जब तक मैंने पूरी आंसर शीट भर दी, उसका हाल ऐसा था जैसे किसी बिल्ली ने उसके दिल को खरोच दिया हो। वो इतना क्यूरियस हो चुका था कि खुद को रोक नहीं पा रहा था। उधर बाकी स्टूडेंट्स ने मुझे फिर से जल्दी पेपर सबमिट करते देखा। सबने तुरंत आंखें घुमाई। ये अटेंशन सीकर फिर आ गया। क्या ये एक सेकंड के लिए भी शो ऑफ करना बंद नहीं कर सकता? तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन बाद गैलो एग्जाम खत्म हो गया। ग्रेडिंग टीम ने चेकिंग शुरू कर दी। सब टीचर्स एक बात पे अग्री थे, वो मेरे ऐसे को चेक करने के लायक ही नहीं थे। आखिर में उन्हें रिव्यू पैनल के एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ा। जब फेमस लिटरेरी फिगर जांग मांगलिंग ने मेरा ऐसे पढ़ा, उसकी आंखें गुस्से से फैल गईं। बाकी का पार्ट कहाँ है? ये तो क्लियरली खत्म ही नहीं हुआ। तुमने इसे यहीं पर कैसे रोक दिया? उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वो किसी को खा जाएगी। एक डाई हार्ड ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर फैन के लिए ये पहली बार था जब असली सीक्वल मिलने की उम्मीद नजर आई थी। लेकिन गैलो एग्जाम की आंसर शीट बहुत छोटी थी, इसलिए कहानी वहीं रुक गई थी। चेन्हो ने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की। ये लिटरेरी रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है। फिर उसने संभलते हुए पूछा, तो इसे कितने मार्क्स दिए जाए? जैंग मांगलिंग बेबस सी सोफा पर बैठ गई। फिर उसने थके हुए अंदाज में कहा, फुल मार्क्स। कुछ दिन बाद ग्रेडिंग का काम पूरा हो गया और गैलो रिजल्ट रिलीज हुए। हैरानी की बात यह थी कि मैं फिर से नेशनल टॉप स्कोरर बन गया। इंटरनेट पर मौजूद हेटर्स ने तुरंत चीटिंग का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। उनका कहना था कि ड्रीम ऑफ रेड चेम्बर की कंटिन्यूएशन ऐसे फुल मार्क्स डिजर्व ही नहीं करता। सब लोग मेरे ऐसे को पब्लिक करने की डिमांड करने लगे। सिचुएशन देखकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सीधा मेरा ऐसे पब्लिक कर दिया। जैसे ही ऐसे रिलीज हुआ, वो कुछ ही देर में सारे मेजर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। नेटिजन्स उसे पढ़कर पूरी तरह शॉक हो गए। क्या एक 19 साल का लड़का वाकई ऐसा लिख सकता है? ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर के काउंटलेस फैन मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे कि मैं पूरा सीक्वल रिलीज कर दूं। वो इस पल का बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। बहुत जल्दी पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह पलट गया। अब ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर के फैन ही हेटर्स से लड़ने लगे। फिर कैलीग्राफी एक्सपर्ट्स भी सामने आए। उन्होंने कहा, ये कैलीग्राफी अपनी इंडिपेंडेंट स्कूल एस्टैब्लिश कर चुकी है। अगर ये एंशिएंट टाइम्स में होता तो ये जरूर एक लेजेंडरी मास्टर स्कॉलर बनता। लेकिन जिस चीज ने पूरे इंसिडेंट को पीक तक पहुंचाया, वो थी जैंग मांगलिन। वो रिपोर्टर्स को लेकर मेरे घर आ पहुंची। उसकी उम्मीद थी कि मैं ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर्स के बाकी सीक्वल लिख दूं। उसने कहा कि मैं रॉयल्टीज के लिए जो चाहे प्राइज मांग सकता हूं, क्योंकि इस वक्त मेरे अलावा कोई भी सच में ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर को कंप्लीट नहीं कर सकता था। मैंने देखा कि ये बुजुर्ग लोग इस बात को लेकर कितने परेशान थे। आखिरकार मैंने उनकी रिक्वेस्ट मान ली। सबके सामने मैंने अपना पेन और पेपर उठाया और चैप्टर 81 से लेकर कहानी का एंड तक सब कुछ लिख दिया। जैंग मांगलिंग उस पेपर को किसी रेयर ट्रेजर की तरह पकड़कर सोफा पर बैठी थी। प्लीज इसे पब्लिश कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। आप जो भी कंडीशंस रखेंगे, हमारी ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर एसोसिएशन पूरी कोशिश करेगी उन्हें पूरा करने की। मैंने शांति से सर हिला दिया। मैंने ये लोगों के पढ़ने के लिए लिखा है, बस नॉर्मल पब्लिशिंग प्रोसेस फॉलो कर लीजिए। लेकिन मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। जैंग मांगलिंग उस वक्त बहुत खुश थी।
उसने तुरंत कहा कि अगर उसकी कैपेबिलिटी के अंदर हुआ तो वो कभी मना नहीं करेगी, लेकिन उसने जो सुना उसकी उम्मीद नहीं की थी। मैंने कहा, प्लीज एग्जाम सेटिंग टीम को मैसेज पहुंचा दीजिए, अगला कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जितना हो सके उतना डिफिकल्ट बनाइए। जैंग मांगलिंग मुझे घूर कर देखने लगी। वो समझी नहीं पा रही थी क्या बोले। तुम्हें आखिर कितना डिफिकल्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए? तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से दुश्मनी क्यों निकाल रहे हो? ये सब वो मन ही मन सोच रही थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर में उसने मजबूरी में हाँ कर दी। दोनों साइड्स का अग्रीमेंट हो गया। ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर का सीक्वल 50 मिलियन में बाय आउट किया गया। साथ ही में मेरा एग्जाम डिफिकल्टी बढ़ाने वाला क्लिप इंटरनेट पे वायरल हो गया। नेटिजन ने मुझे फिर से रोस्ट करना शुरू कर दिया। कई इंस्टीट्यूशंस ने भी रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत एरोगेंट हो गया हूँ और लर्निंग को लाइफ लॉन्ग जर्नी नहीं समझता। लेकिन किसी ने भी एक चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। सिर्फ 3 दिन बाद ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर का सीक्वल मार्केट में लॉन्च हो गया और रिलीज होते ही पूरा स्टॉक सोल्ड आउट हो गया। ये सीधा उन सब हेटर्स के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ था। सारे हेटर्स चुप हो गए। तभी सीन शिफ्ट होता है। देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल टाइकून्स में से एक यिन तियानी किताब पकड़कर चुपचाप रो रहा था। ये बच्चा लिू चान इतनी कम उम्र में इतना कमाल कैसे लिख सकता है? उसने तुरंत सेक्रेटरी को लिू चान की डिटेल्स निकालने को कहा। जल्द ही सेक्रेटरी एक इंटरव्यू वीडियो लेकर आ गया। लेकिन जब येन तियानी ने वीडियो में अपनी बेटी येनविन को देखा, उसकी आंखें फड़कने लगी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सेक्रेटरी को लगा चेयरमैन गुस्सा होने वाले हैं। वो डर कर पीछे हट गया। लेकिन येन तियानी ने अचानक कहा, ये लड़का इतनी दूर तक आ गया और फिर भी अपने फ्यूचर फादर इन लॉ से मिलने नहीं आया। उसने तुरंत अपनी बेटी से मिलने का शेड्यूल बनवा दिया। कुछ समय बाद यिनवन अपने फादर के साथ एक हाई एंड होटल में डिनर कर रही थी। यिन तियानी ने सीधा पूछा, लू चुआन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? यिनविन अपने फादर का डोमिनेटिंग नेचर अच्छी तरह पता था। वो जल्दी जल्दी मेरी अचीवमेंट्स और मेरी मेहनत एक्सप्लेन करने लगी। लेकिन यिन तियानी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेहनत, बिल्कुल मेहनत करो, वरना मेरे इतने जबरदस्त सन इन लॉ के लायक कैसे बनोगी? अब से उसे हस्बैंड कहना शुरू कर दो। यिनविन वहीं शॉक हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। यिन तियानी ने उसे एक कप गर्म पानी दिया, फिर आंखें घुमाते हुए बोला, सिचुएशन उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं इस सन इन लॉ को अप्रूव करता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। यिनवेन तुरंत अलर्ट हो गई। कौन सी कंडीशन? यिनतियानी ने बेचैन होकर कहा, सच में? बड़ी हुई बेटियां घर में नहीं रुकती। अभी से बॉयफ्रेंड की साइड ले रही हो? उसने मेरी बेटी का दिल जीत लिया है। तो क्या मुझे उसके फ्यूचर फादर इन लॉ को एक ग्रीटिंग गिफ्ट नहीं मिलना चाहिए? गिफ्ट में क्या चाहिए? यिनतियानी ने हल्का सा खास कर कहा, उसने जो ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर का सीक्वल लिखा है, क्या मुझे उसका हैंड रिटन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट मिल सकता है? यिनवेन को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो अपने फादर को अच्छी तरह जानती है, लेकिन यिनतियानी जिद पर अड़ गया, बस बताओ पॉसिबल है या नहीं। यिनवेन ने कहा कि ये डिसीजन वो अकेली नहीं ले सकती, उसे मुझसे पूछना पड़ेगा। यिनतियानी तुरंत मान गया, लेकिन जाते वक्त उसने एक और बात जोड़ दी, उससे पूछते वक्त प्यार से बात करना। मेरे वंडरफुल सन इन लॉ को नाराज मत कर देना। यिनवेन को उस वक्त लगा कि शायद वो उसकी बायोलॉजिकल बेटी ही नहीं है। घर लौटने के बाद उसने मुझे पूरी बात बताई। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंकल यिन को इसके बारे में पता चल जाएगा। वैसे भी ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर का मैन्युस्क्रिप्ट तो मैंने बहुत पहले ही तुम्हें दे दिया था। अब वो तुम्हारा है, तुम उसे जिसे देना चाहो दे सकती हो। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये कहकर मैंने यिनविन को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे किस किया। फिर मैंने कहा, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों इक्वल्स हैं, राइट? यिनविन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। इक्वल्स, हाँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए थी। उसने सुकून की सांस ली। अब हमारे बीच कोई रुकावट नहीं बची थी। उसके बाद हम दोनों मेरे फ्यूचर फादर इन लॉ से मिलने गए। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक यिन तियानी ने खास कर पूछा, वैसे तुम दोनों मैरिज लाइसेंस कब लेने वाले हो? यिनविन ने अभी चाय का सिप लिया ही था और पूरी चाय सीधा यिन तियानी पर थूक दी। डैड! मैं भी हैरान रह गया। मुझे पता था कि मैंने अपने फादर इन लॉ का दिल जीत लिया है, लेकिन इतना भी नहीं सोचा था। अंकल, हम अभी सिर्फ 19 साल के हैं। यिन तियानी ने तुरंत अपना माथा पीट लिया। अरे हाँ, हम अभी लीगल एज तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वेडिंग बैंक्वेट तो पहले कर सकते हैं ना? समधी जी से कब मिलवाओगे? कोई ऑस्पिशियस डेट निकाल कर सब फाइनलाइज कर देते हैं। यिनविन तुरंत एंशियस हो गई। कौन अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी करवाता है? यिन तियानी ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है ये इम्प्रॉपर है,
लेकिन इतना परफेक्ट सन इन लॉ अगर जल्दी लॉक नहीं किया और कहीं कोई उसे छीन कर ले गया तो? ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। मैंने मुश्किल से अपने ओवर एक्साइटेड फ्यूचर फादर इन लॉ को शांत किया और किसी बहाने से यिनविन को वो लेकर वहां से निकल गया। कुछ समय बाद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट फिर रिलीज हुए और एक बार फिर मुझे परफेक्ट स्कोर मिला। सारी टॉप यूनिवर्सिटीज ने मुझे ऑफर्स भेजा, लेकिन मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। मैंने खुलकर कह दिया कि एग्जाम क्वेश्चंस अभी भी बहुत इजी हैं। मैं चाहता हूं कि अगले साल एक्सपर्ट्स डिफिकल्टी को और बढ़ाएं, क्योंकि मैं एग्जाम क्वेश्चंस के जरिए नॉलेज हासिल करके देश को ब्लॉक टेक्नोलॉजीज में ब्रेक थ्रू दिलाना चाहता हूं। लेकिन मैं किसी को अपनी असली पावर के बारे में नहीं बता सकता था, वरना मेरी स्पेशल एबिलिटी हमेशा के लिए गायब हो जाती। इसी वजह से नेटिजन मुझे हद से ज्यादा एरोगेंट समझने लगे। नेटिजन्स इतने ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि कुछ लोग तो सीधा मेरे घर तक आ पहुंचे। अगर पहले वाला मैं होता तो शायद प्री श्योर महसूस करता, लेकिन अब मेरी सोच एक बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुकी थी। मैंने ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर के सीक्वल से कमाए हुए 50 मिलियन का इस्तेमाल करके एक लग्जरी विला खरीद लिया। उसके बाद मैं सारी ऑनलाइन ड्रामा और कंट्रोवर्सी से दूर शांति से रहने लगा। तभी एक बहुत सी डिवेस्टेटिंग न्यूज सामने आई। ब्रिटिश मेड YH739 पैसेंजर प्लेन अचानक गायब हो गया था। प्लेन में मौजूद 261 टोंगो सिटीजन्स का कोई पता नहीं था। मैं तुरंत सोचने लगा, अगर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन सेटर्स डिफिकल्टी और बढ़ा दें और मैं एग्जाम के जरिए नई स्किल्स अनलॉक कर लूं, तो मिसिंग प्लेन का रैकेज ढूंढना भी कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस साल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। पहला, एग्जाम क्वेश्चंस को करंट इवेंट के साथ रिलेवेंट रखना होगा। दूसरा, आंसर शीट्स की लिमिट हटा दी जाएगी। स्टूडेंट्स जितनी एक्स्ट्रा आंसर शीट्स चाहे ले सकते हैं, ताकि ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर कंटिन्यूशन ऐसे लिखते वक्त किसी को बीच में रुकना ना पड़े। जल्द ही टैंगो 1013 का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो गया। मैं क्लियरली महसूस कर सकता था कि मेरे दोनों तरफ बैठे स्टूडेंट मुझे घूर रहे थे, क्योंकि मेरी वजह से एग्जाम की डिफिकल्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जितना वो गुस्सा होते, मैं उतना ही खुश होता। कौन जानता है, कुछ डेकेड्स बाद शायद इनमें से कुछ लोग खुद क्वेश्चन सेटिंग टीम में शामिल हो जाएं, और तब भी मैं यहीं बैठा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूँ। जैसे ही स्टूडेंट्स एक एक करके एग्जाम हॉल में आए, इन्विजिलेटर्स भी अंदर आए। क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होते ही स्टूडेंट्स और इन्विजिलेटर दोनों मुझे थोड़ी एंग्जाइटी के साथ देखने लगे, लेकिन मैंने सबको इग्नोर कर दिया और सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। चाइनीज लैंग्वेज में पहले कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी थे, लेकिन ऐसे टॉपिक देखकर मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया। टॉपिक था, पोस्ट नेटल केयर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये ऐसे लिखना मुश्किल ज़रूर था, लेकिन डिफ़िकल्टी कोई खास नहीं थी। मैं उम्मीद के साथ मैथ पेपर की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ भी डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। डिफ़िकल्टी बस पिछले साल से थोड़ी सी ज़्यादा थी। खुशकिस्मती से दूसरे दिन मुझे फिजिक्स पेपर में सच में एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन था, मान लीजिए YH739 क्रैश हो गया है। अपनी फिजिक्स नॉलेज का यूज़ करके उसके क्रैश साइट को एनालिसिस कीजिए। ये एक बोनस क्वेश्चन था और इसके सिर्फ एक पॉइंट मिलने वाले थे। जब स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन देखा, सबके सर सुन्न हो गए, लेकिन सिर्फ मैं ही अंदर मुस्कुरा रहा था। आखिरकार देश के लिए कुछ करने का वक्त आ गया था। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे दिमाग में नॉलेज का समुंदर उमड़ पड़ा। इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा थी कि मैं खुद शॉक हो गया। उसमें नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी तक शामिल थी। एक ऐसी सबमरीन जो 20,000 मीटर की मैक्सिमम डाइविंग डेप्थ अचीव कर सकती थी। एक्साइटमेंट की वजह से मेरा शरीर कांप रहा था। सिर्फ एक क्वेश्चन ने मुझे इतनी सारी टेक्नोलॉजीज दे दी थी। ये सच में बहुत बड़ा जैकपॉट था। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या प्लेन का रैकेज ढूंढने के लिए यही रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी थी? लेकिन रियल वर्ल्ड में अभी तक कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट सामने नहीं आया था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट्स क्रैश साइट को लेकर डिस्कशन करने लगे, लेकिन हर किसी की थ्योरी अलग थी। कोई स्टैंडर्ड आंसर मौजूद ही नहीं था। आधे महीने बाद रिजल्ट रिलीज हुए और जैसा मैंने सोचा था, मुझे 749 पॉइंट्स मिले। मैंने क्लियरली सही आंसर लिखा था, लेकिन फिर भी मुझे परफेक्ट स्कोर नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, मैं खुद को प्रूव कर दूंगा कि मैं सही हूँ। उधर इंटरनेट पे लोग कहने लगे कि मेरा गोल्डन एरा खत्म हो गया है। तभी फेमस रिपोर्टर वांग बिंगमिंग मेरे एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू लेने घर आ पहुंची। वो बहुत प्रोफेशनल थी और उसकी आवाज़ भी काफ़ी स्वीट थी। लाइव स्ट्रीम शुरू होने के 30 सेकंड के अंदर ही व्यूअर्स की संख्या 1 मिलियन क्रॉस कर गई। उसका पहला सवाल था, इस साल एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा? मैंने शांति से जवाब दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन लाइव कमेंट्स गुस्से से भरे पड़े थे।
खुद को इतना जीनियस बताता था, फिर परफेक्ट स्कोर क्यों नहीं आया? मैं कमेंट्स पढ़कर सीधा जवाब दिया, ये किसने कहा कि मुझे परफेक्ट स्कोर नहीं मिला? वांग बिंगबिंग और सारे व्यूअर्स एक साथ शॉक हो गए। किसने कहा? ऑफिशियल्स ने रिजल्ट रिलीज किया है। पूरे देश का हाईएस्ट स्कोर 749 है, उससे ज्यादा भी हो सकता है क्या? ये सुनकर मैंने सीधा कहा, ग्रेडिंग टीम ने गलत जजमेंट दिया है। मेरा आंसर सही था, लेकिन उन्होंने वेरीफाई करने की कोशिश भी नहीं की। अगर मैं प्लेन क्रैश का साइट ढूंढ लूं तो मेरा आंसर सही साबित हो जाएगा। मेरी बात सुनते ही पूरा इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। उस वक्त एग्जाम सेटिंग टीम सेलिब्रेशन बैंक्वेट कर रही थी। उनमें से एक मेंबर लाइव स्ट्रीम देख रहा था। मेरी बात सुनते ही सबका दिमाग घूम गया। इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये लिू चान पिछले जन्म में अंडरवियर था क्या? हर वक्त पोज मारने की आदत है। लेकिन उसी वक्त मैंने कैमरा की तरफ देखकर शांति से कहा, मिसिंग प्लेन जागिया ट्रेंच के सबसे नीचे वाले हिस्से में है। वांग बिंग बिंग एक सेकंड के लिए जम गई। फिर उसे समझ आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। जागिया ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच थी, और मैंने पहले ही कहा था कि मैं खुद जाकर वेरीफाई करूंगा। क्या मैं वाकई 20,000 मीटर समुंदर के नीचे जा सकता था? इंटरव्यू खत्म होते ही पूरा इंटरनेट हंसने लगा। सबको लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन उन्हें एक बात पता नहीं थी, मैं अकेला समरी नहीं बना सकता था। लेकिन मेरे फादर इन लॉ यिन तियानी भी कोई आम आदमी नहीं थे। 3 दिन बाद मैं और येनविन शेंजेन पहुंच गए। यहाँ कई बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनीज मौजूद थी। जब येन तियानी को पता चला कि मैं एक रिसर्च कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, तो उसने सीधा मुझे एक पूरी बिल्डिंग फ्री में दे दी, ताकि मैं उसे लेबोरेटरी बना सकूं। मैंने सारे एम्प्लॉयज के सामने अनाउंसमेंट किया, हमारी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट एक नया सबमर्सिबल होगा, जिसका मिशन जागिया ट्रेन से प्लेन का रैकेज निकालना है। प्रोजेक्ट की न्यूज़ जैसी बाहर गई, इंटरनेट फिर से एक्सप्लोड हो गया। कुछ लोगों ने मुझ पर अटेंशन गेन करने के लिए क्रैश का यूज करने का इल्जाम लगा दिया। लेकिन जल्द ही नेटिजन्स को पता चल गया कि मेरी कंपनी के पास हंड्रेड्स ऑफ पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज हैं। यहाँ तक कि टॉप फॉरेन एंटरप्राइजेस भी इन पेटेंट्स की वजह से रेस्ट्रिक्टेड थे। तभी सीन शिफ्ट होता है। फ्यूचर टेक एस्टैब्लिश होने के 3 महीने बाद सबमर्सिबल पूरी तरह असेंबल हो गया और अंडर वाटर टेस्टिंग के लिए रेडी था, क्योंकि ये बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सट्रीम डेप्थ तक जा सकता था। मैंने इसका नाम रखा वाटर गॉड गोंग गोंग। इंजन स्टार्ट होते ही डाइविंग स्पीड 78 नॉट्स तक पहुंच गई। टेस्टिंग क्रू शॉक में था। क्या हम डाइव कर रहे हैं या हाईवे पे कार चला रहे हैं? क्या यहाँ वाटर रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज भी है? तभी सबमर्सिबल ने एक वार्निंग सिग्नल भेजा, सी एरिया में एक अननोन सबमरीन डिटेक्ट हुई है। मैंने तुरंत ऑर्डर दिया, इस सबमरीन का पूरा डेटा स्कैन करो। तभी सीन शिफ्ट होता है। समुद्र की सतह पर 3 डिस्ट्रॉयर्स मिशन एग्जीक्यूट कर रहे थे। अचानक उन्हें सी बेड से एक सिग्नल मिला। किसने हमें स्कैन किया? हम लॉक हो चुके हैं। दूसरी पार्टी कहाँ है? उसे तुरंत ढूंढो। उन्होंने सोनार और रेडार का पूरा यूज किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी रेडियो ऑपरेटर ने रिपोर्ट दी, सर हमें उनकी कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट मिली है। कैप्टन शू होंग ने गहरी सांस ली।